जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दीप पटेल और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट चैनल नवोदया वॉरियर्स पे। दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं साइंस के फोर्थ चैप्टर यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। दोस्तों, इन दिस चैप्टर हम कार्बन और उसके कंपाउंड और उसके अलावा हम कुछ एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट कर रखा है यानी कि जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था उसका रिवीजन टाइप है। ठीक है, यानी कि ये जो हाईलाइट कर रखा है उसके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स की बात की गई है कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपने मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दोस्तों, ये मैंने इसके अगले वाले चैप्टर के वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि मॉल्टेन स्टेट में जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके आयंस जो फ्री होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, यानी उसके बाद है जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, यानी उसके बाद है जो कार्बन कंपाउंड बनेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कि आयनिक कंपाउंड से कम रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक रहता है, जितना आयनिक कंपाउंड के केस में रहता है उनसे कम रहता है इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बाद जैसा कि ये चैप्टर पूरा कार्बन और उसके कंपाउंड पर बेस्ड है तो हमें कार्बन के बारे में कुछ एक जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, देन उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा हुआ है जो ये आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एटम को अपने अपने जो सेल है, ठीक है, उसको भरने के लिए यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है क्योंकि वो जो सेल में उसके हिसाब से जो सेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि उस सेल को फुलफिल कर सके उतने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अपने सेल को फुलफिल करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो कहीं से लेने होंगे या फिर अपने जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों केस यहाँ पे दे रखे हुए हैं जो मैंने आपको एरो करके दिखाया है। जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि अगर अगर जो इन केस कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करता है, ठीक है, तो क्या होगा। तो कार्बन का जैसे कि एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा और उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। अगर वो एक्स्ट्रा बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास टोटल 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, जिनको संभल पाना नामुमकिन के बराबर है। ठीक है, देन उसके बाद अगर जो सेकंड पॉइंट दे रखा है कि अगर कार्बन जो कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है तो दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में से निकालना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिएगा। ठीक है, हीट या एक्स्ट्रा हमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से वो बाहर कैसे निकलता है। तो कार्बन कुछ नहीं, बस अपने जो आसपास के मतलब आसपास नहीं बोल सकते, यानी कि अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी अदर या किसी और कार्बन के साथ अगर उसका फॉर्म की बॉन्ड फॉर्म कर लेता है या किसी और मोनोवेलेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या ऐसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग में यूज़ होंगे वो आउटर मोस्ट सेल से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं H2O का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे मैंने आपको मीथेन यानी कि CH4 और वाटर यानी कि H2O का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, कि मीथेन जो कि यहाँ पे देखिए कार्बन है वो ये जो मोनोवेलेंट एलिमेंट है यानी कि हाइड्रोजन उसके साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि 4 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड मीन्स अगर CH4 कंजिस्ट ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, देन उसके बाद है उसके साइड में H2 का स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, H2 का स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे, या फिर कुछ को ये प्रश्न होता होगा कि जो H2 का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेंड क्यों रहता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो H और O के बीच जो बॉन्ड बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म होगी तो उनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन का भी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो H2 का मॉलिक्यूल थोड़ा सा बेंड रहता है। ठीक है, तो H2 के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड के बीच में 109.8 डिग्री का मतलब एंगल बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से H2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखिए जो पिंक कलर में आपको दिखाया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया हुआ है जिसके बीच में यानी कि H2 मॉलिक्यूल जो बनता है, ठीक है, H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी, जिसकी वजह से H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस रख पाता है। ठीक है, यानी कि 2 H मिलेंगे तो इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्म होगा। दोस्तों याद रखिए ऐसे कंपाउंड जिनके बीच सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपको नीचे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन में 2 O के बीच डबल बॉन्ड बनती है और उसके नीचे नाइट्रोजन का दिया हुआ है जो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनती है। ठीक है, तो ये जो जिन कंपाउंड के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है,
जो मीथेन होता है वो CNG में और जो कि फ्यूल होता है एज ए कॉम्पोनेंट भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की आपको डेफिनेशन दे रखी हुई है। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको NCERT में उसकी डेफिनेशन दे रखी हुई है। दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, या तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड या फिर व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दोनों में से एक बनेगा। तो इन केस ऑफ आयनिक आपको डोनेट वर्ड लिखना है और इन केस ऑफ कोवेलेंट आपको शेयरिंग वर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको मीथेन यानी कि CH4 का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स में, देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉक्स में कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स दिखाया गया है, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट की बात की हुई है, ठीक है। दोस्तों हमारे इस बार जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ग्रेफाइट के बारे में था, या उसका जो रचना होती है, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया था। यहाँ पे जो डायमंड होगा वो 3D शेप में होगा और जो ग्रेफाइट होगा वो हेक्सागोनल एरे में इनकी बाइंड होगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। देन उसके बाद इसका तीसरा एलोट्रॉप भी दिखाया हुआ है कार्बन का, जो कि है बल्क मिस्टर फ्यूरेंस, लेकिन वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे मीथेन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये सब एक मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन IMP पार्ट ऑफ द चैप्टर। देन उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, कि कार्बन के नेचर के बारे में कुछ बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसके बारे में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट जो कि है कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में, और दूसरा उसकी टेट्रावैलेंस प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों जो कार्बन होता है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न या तो ये बनेगा व्हाट इज़ कैटेनेशन या फिर व्हाट इज़ रोस्टिंग, ठीक है, व्हाट इज़ कैटेनेशन या फिर व्हाट इज़ टेट्रावैलेंसी, ठीक है। ये दोनों में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, कहीं भी लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको व्हाट इज कैटेनेशन की जो डेफिनेशन दिखाई हुई है, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, द कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को दोस्तों कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर देन उसके बाद जो हाईलाइट किया हुआ है उसमें लिखा है कि अगर कोई कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उसको हम सैचुरेटेड, अगर डबल और ट्रिपल होते हैं तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कहा गया है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी द्वारा जो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि अगर आपको पूछा जाए कि कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी से वो इतना स्टेबल क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कि उनकी स्मॉल साइज़ की वजह से, कि बॉन्ड की साइज़ कम रहती है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी का रीज़न एक बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि जैसे साइज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है, जैसे कि इन केस ऑफ क्लोरीन के आप देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में आपको दिखाया गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि सैचुरेटेड यानी कि जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, और दूसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस पेज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ अदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि इथिन का, ठीक है, कि इथिन। दोस्तों यहाँ पे देखिए मीथेन में ANE लास्ट में आता है और इथिन जो कि ENE आता है, ठीक है। तो ANE, ENE और YENE ये सब में बहुत फ़र्क रहता है, ठीक है। ये कि जब AN आएगा तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, ENE आएगा तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और अगर YNE आएगा तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स दे रखा हुआ है आपको देख रहा है कि मीथेन, इथेन, देन इसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, देन इसके बाद दोस्तों आएगा हेप्टेन, यानी कि हेप्टेन, देन ऑक्टेन, देन नॉनेन एंड देन डीकेन आएगा, ठीक है, यानी कि 10 कार्बन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो एल्केन बनेगा कि ANE वाला, उसका जनरल फॉर्मूला होगा C2H2n+1। दोस्तों ये कहीं पे लिख लीजिएगा, जो जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि C2H2n+1, ऐसे ही आएगा ENE वाला। दोस्तों इस ENE यानी कि जो एल्कीन, ठीक है, जो ENE आएगा उसका जनरल फॉर्मूला होगा C2H2n। देन उसके बाद YNE वाला होगा, उसका जनरल फॉर्मूला है कि एल्काइन हम बोलते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला होगा C2H2n-1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया है हमारे सामने। दोस्तों बेंजीन यानी कि पूरा 11th-12th उसी की बेस पे, अगर आपको आगे साइंस करना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा 11th-12th जो कि बेंजीन पर ही बेस है, ठीक है। तो उसका तब देख लीजिएगा C6H6 जो इसका स्ट्रक्चर है, या उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। जो आपको स्ट्रक्चर देखना है कि जो 6 C है जो कि पूरे रिंग शेप में लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। देन उसके बाद
जिसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन ग्रुप की कुछ एक जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है, ठीक है। इनकी आपको क्लास दे रखा हो और जो फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। इनकी अगर एल्कोहल होगा तो जो मतलब जो कंपाउंड होगा उसके पीछे ओ एच होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो सी एच ओ होगा, ठीक है। ओ के साथ डबल बॉन्ड में होगा सी। अगर केटोन होगा तो सी के दोनों तरफ दो अदर सी होने चाहिए, मीथेन इथेन प्रोपेन, यानी कि का केटोन ग्रुप है जो केटोनिक ग्रुप जो कि प्रोपेन से लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके पहले मीथेन और इथेन में नहीं लग सकता। देन उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर सी के साथ डबल बॉन्ड में ओ और सिंगल बॉन्ड में ओ एच लगा हुआ होता है, ठीक है। देन उसके बाद है होमोलोगस सीरीज। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो आपको ये जो कि एनसीईआरटी में जो कि डेफिनेशन दे रखी है आपको देख लेनी है। सच अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन, ठीक है, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का रिप्लेस करने के लिए वही ग्रुप के अगर कोई कम मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप वाला अगर लग जाता है यानी कि सब्सटीट्यूशन होता है उसका, तो उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं सीरीज ऑफ अ कंपाउंड विच डिफर बाय CH2 यूनिट, और वी कैन से दैट अ 14 फॉर्मूला यूनिट मास इज नोन एज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको अल्कीन की जनरल फॉर्मूला दे रखी हुई है CnH2n। वैसे ही एल्काइन का आपको नीचे ठीक उसकी निचली वाली लाइन में देखिए एल्काइन का प्रश्न का यानी कि क्वेश्चन मार्क करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है C2H2n-1, और ऐसे ही एल्केन का भी पूछा हुआ है तो उसका है CnH2n+1, ठीक है। जब उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड अगर कोई होता है तो उसका नाम कैसे देना है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कि पहले कैसे कार्बन के हम मतलब नंबर काउंट कर लेंगे, दें उसके बाद हम देखेंगे उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर होगी तो उसका हम ऑर्डर देख लेंगे। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको प्रोपाइन की जो एल्काइन मैंने आपको बताया था उसकी डेफिनेशन दे रखी है। अगर किसी कंपाउंड के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बनती है तो उसको प्रोपाइन यानी कि वायानी वाला नाम उसको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सफिक्स और प्रीफिक्स जो लगता है वो लगा के आपको कुछ एक जनरल कंपाउंड्स दे रखे हुए। दोस्तों यहाँ से कोई एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। देन इंटेक्सुएशन आ गए, ये आपको देख लेना है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो दोस्तों कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हुई है जैसे कि कंबशन, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कार्बन कंपाउंड को बंद करा जाता है तो हमें हीट मिलता है और CO2 और H2O मिलता है, ठीक है। यानी कि CO2 तो हमें कंफर्म मिलना ही मिलना है। यानी उसके बाद मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। यानी कि जो फ्लेम के बारे में दोस्तों आपने देखा होगा घर पे जब गैस जलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो बर्नर हम जलाते हैं गैस में अगर मम्मी जलाती है तो कुछ बार हमें येलो फ्लेम दिखने को मिलती है और कुछ बार ब्लू। दोस्तों आपको ऐसा प्रश्न होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है, कि अगर आप 10th में आ गए हो और साइंस पढ़ रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों जब जो बर्नर होता है उसके जो होल्स होते हैं अगर वो फील हो चुके हैं तो गैस का कंबशन यानी कि जो बर्निंग ऑफ गैस यानी कि जो ऑक्सीजन है वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कब, जिसकी वजह से येलो फ्लेम हमें दिखेगी, ठीक है। कि अगर आपके गैस में अगर घर में मतलब जो गैस में अगर आपको येलो फ्लेम देखने को मिलती है तो आपको कुछ नहीं करना, बस बर्नर की वो जाली लेनी है और उसको साफ़ कर देना है। जब सारे होल अच्छे से कम्प्लीटली जो साफ़ हो जाएंगे देन उसके बाद आप गैस चालू करोगे तो आपको ब्लू कलर की फ्लेम देखने को मिलेगी, यानी कि वो कंप्लीट कंबशन बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम नीचे देखें दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको ब्लू फ्लेम कैसे मिलेगी वो दिखाया हुआ है जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। यानी उसके बाद ऑक्सीडेशन यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन अगर हम अल्कोहल को कैसे मतलब अल्कोहल को कैसे हम एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की गई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं होता, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद लेनी पड़ती है जो कि केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को ऐड करता है, ठीक है। इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम दिए गए हैं जो कि अल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट यानी कि अल्केलाइन KMnO4 या उसके बाद एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। देन व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसके येलो कलर से जो इसकी डेफिनेशन हाईलाइट कर रखी है, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करता है, ठीक है, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देन उसके बाद एडिशन रिएक्शन यानी कि ऐसा कोई एजेंट हमें जो बीच में केमिकल रिएक्शन में यूज़ करना है जो कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको तोड़े और उसकी जगह पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, ठीक है।
दैन उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि कोई और एटम दूसरे एटम की जगह सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे CH4 + Cl2 यानी कि CH3Cl + HCl बना, ठीक है। यानी कि आप Cl को देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। दैन यहाँ पे आपको इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में कुछ एक यानी कि उनकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ IMP बात बताई गई है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है। तो दोस्तों एथेनॉल कुछ नहीं है, जो हम अपनी रनिंग या डेली लैंग्वेज में कहते हैं, जो कि हम दारू बोलते हैं, ठीक है, उसको ही हम इथेनॉल कहते हैं। तो इथेनॉल है वही एल्कोहल है, ठीक है। यानी कि आपको एल्कोहल और इथेनॉल में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं भी होता था कभी, कि इथेनॉल है जो वही एल्कोहल है आपका, ठीक है। और उसको एल्कोहलिक ड्रिंक यानी कि जो दारू है उससे जो एल्कोहल से जो ड्रिंक्स बनती है उनको एल्कोहलिक ड्रिंक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्कोहल कुछ बार मेडिसिन में भी यूज़ होता है, जिससे हम कह सकते हैं वो फ़ायदा कारक है। लेकिन अगर उसका इंटेक अगर हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है, तो हमें उसकी आदत सी लग जाती है और फिर वो हमारे हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल भी है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अल्कोहल का या इथेनॉल का कंजप्शन जब तक कम से कम हो सके, ठीक है, तो हमें कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है इथेनॉल की सोडियम के साथ, जिससे कि हमें सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड यानी कि आपको सिंगल बॉन्ड से, अगर सिंगल बॉन्ड में से आपको डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है तो आपको कुछ नहीं बस कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको सिंगल यानी कि सैचुरेटेड में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इथेनॉल से इथिन कैसे बनता है, ठीक है, उसकी आपको रिएक्शन दे रखी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बॉक्स में आप पढ़ लेना। तो उसके बाद इथेनिक एसिड की कुछ एक प्रॉपर्टी दे रखी हुई है, जो कि मोस्ट IMP यहाँ से हर बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें ईस्टर के बारे में, देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो हमें एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन याद रखनी है कि इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स द एस्टर। दोस्तों यहाँ पे एस्टर का केमिकल फॉर्मूला होगा CH3COOH सॉरी COOC2H5 यानी कि CH3COOC2H5 इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर उसका रिवर्स कर दे तो इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि सॉल्ट यानी कि सोप के प्रिपरेशन में काम आती है, ठीक है। यानी उसके बाद है रिएक्शन विथ अ बेस, यानी कि उसका बेस के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, ये जहाँ से हमें CH3COO यानी कि सोडियम जिंकेट मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद सोडियम इथेनॉइट मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। देन उसके बाद है सोप एंड डिटर्जेंट। दोस्तों यहाँ से हर बार 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे व्हाट इज़ मिसेल, ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फॉर्मेशन मिसेल है, ठीक है, उसका आप कंप्लीटली एक बार डायग्राम देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखनी है कि जो सोप होता है वो क्या आता है, सोप क्या होता है, तो सोप भी एक मॉलिक्यूल है किसके, जो कि सोडियम और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। देन उसके बाद ये कुछ अंडरलाइन कर रखा है, द आयोनिक एंड ऑफ अ सोप इंटरेक्ट विद द वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल, ठीक है। यानी कि अगर जो मिसेल बनेगा इसके उस मिसेल वाले जो आप डायग्राम बनाओगे उसके अंदर जो कार्बन चेन वाला यानी कि जो कार्बन चेन वाला एंड है वो अंदर की साइड यानी कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, उसके ऊपर रखना है। और जो आयनिक एंड है वो वाटर के तरफ रखना है, ठीक है, जिसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। और जो कार्बन चेन का जो मतलब जो कार्बन चेन वाला जो एंड पॉइंट होगा उसको हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटर, और जो वाटर की तरफ रहता है उसको हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लवर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोफिलिक को वाटर लवर और हाइड्रोफोबिक को वाटर हेटर कहा जाता है, ठीक है। दैन उसके बाद यहाँ पे 2 एक्टिविटी दी हुई है, और उसके बाद आपको डिटर्जेंट के बारे में कुछ जनरल फॉर्म यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है, ठीक है। द डिटर्जेंट आर द जनरल सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, ठीक है। तो आपको देख लेना कि सोप क्या था, तो वह सोडियम और पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है का सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, या फिर एमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दैन उसके बाद है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद अ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन अ हार्ड वाटर, थस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि
जो हार्ड वाटर है उसके अंदर सोप क्यों काम नहीं करता, ठीक है। तो यही आपको लिखना है कि जो सोप है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बने हुए हैं, और जो डिटर्जेंट है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड, ठीक है, मैग्नीशियम से बने हुए हैं जो कि हार्ड वाटर में इफेक्टिव रहते हैं। उसी वजह से डिटर्जेंट पानी हार्ड वाटर में भी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों ये जो IMP वाला पार्ट है जो कि पिंक बॉक्स में दे रखा हुआ है, मैं हर बार आपको कहता हूँ कि आप पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही काम आएगा। इसमें से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अपना 4th चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। देन कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।